नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक कवर कर रहे थे, जो कि हाल ही में न्यू लॉन्च हुई है। इसमें से हम लोग जो है 2 सेट कवर कर चुके थे, कुल 63 सेट हैं इसमें। आज आपका तीसरा सेट है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार-बार हम आपसे यही निवेदन है कि आप लोग जो है 90% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी को बुक लेना है तो जो है इसमें हम बुक टैग कर देते हैं, तो वहाँ से आप बुक खरीदेंगे तो कुछ हमको भी लाभ मिल जाएगा। अगर कोई बुक ले रहा है तो हम बुक यहाँ से टैग करते हैं रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से ही बुक लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे जो है क्वेश्चन बुक का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है साइंस से। क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तो तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? जवाब है जो है दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। संवेग क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला देखते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। पी बराबर एम गुणे वी। प्रश्नानुसार 4 गुना अगर किया जाता है तो एम गुणे वी जो दिया गया है पी बराबर 4m और वी अपन 2 हो जाएगा, तो पी बराबर 2m भी हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से जो है सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा मतलब राजा के लिए सभा नहीं होता है, यहाँ से सही हो जाएगा। देखते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या दिया गया है। राज्यसभा के लिए यह सभा विग्रह नहीं है। राज्यसभा का समास विग्रह राजा की सभा होता है, ठीक है ना। राजा के लिए नहीं, राजा की सभा होता है राज्यसभा, ठीक है ना। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य का नाम दिया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरकिंजे ने जो है जीवद्रव्य का नाम दिया था। पुरकिंजे, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन के साथ जो है कम से कम 20 से 30 जो है फैक्ट दिए गए हैं। ये फैक्ट के लिए ये प्रश्न पत्र जाना जाता है। सारे फैक्ट अगर आप देख लेंगे तो उस तरह से कितने भी प्रश्न आते हैं आपके छूटने की संभावना कम होती है, इसीलिए बुक फेमस है। इसके एक्सप्लेन की बात अगर हम करते हैं तो देख लेते हैं पूरा। जुरार्डिन ने द्युद्रव्य की खोज की थी। अब यही द्युद्रव्य की बात किया जाए तो जुरार्डिन का नाम आता है, की थी। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतर तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीवद्रव्य नाम दिया था। आगे देखते हैं, 1855 ईस्वी में विचरो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। कई बार पूछा गया है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। टीबी की बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले पेज पर आते हैं अब। चौथा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर गलत है या सही है इसकी जांच करने के लिए क्या दबाया जाता है, यह पूछा गया है चौथे प्रश्न में। जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है F7 दबाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। क्या दबाया जाता है? F7 दबाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए F7 कुंजी प्रयोग किया जाता है। F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F1 F2 की अगर बात करते हैं, सब फंक्शन की है, ध्यान रखिएगा। F2 की अगर बात करते हैं, इसका प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए होता है, अनुमति हेतु किया जाता है। F3 की अगर देखा जाए तो कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 की बात किया जाए तो अल्ट प्लस F4 दाबने से क्या होता है, सक्रिय विंडो बंद हो जाता है। जो विंडो जो है प्रेजेंट टाइम पे जो है डिस्प्ले पे दिखता है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? यह जो है साकले ने किया था। ऑप्शन यहाँ से ई सही होगा। साकले ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर जो है कुछ यंत्र दिए गए हैं, उसके आविष्कारक दिए गए हैं। जब इसका पूछा गया तो और भी पूछा जा सकता है, उसे देख लेते हैं। डिस्क ब्रेक का आविष्कार जो है एफ लैनचेस्टर ने किया था। सेफ्टी पिन का आविष्कार जो है वाल्टर हंट ने किया था। गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। लिफ्ट यांत्रिक की बात की जाए तो डलीसा ओटिस ने किया था। डलीसा ओटिस ने किया था इसकी खोज। स्कूटर देखा जाए तो इसकी खोज जो है जी ब्रांड्स ने किया था। बाइसिकल का जो है खोज
मैकमिलन ने किया था। कताई मशीन का खोज जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो की खोज बार बार पूछा जाता है, माइकल फैराडे ने किया था। लाउड स्पीकर की खोज जो है होरेस शॉर्ट ने किया था। और टेलीफोन की खोज जो है ग्राहम बेल ने किया था। यह जो है कुछ खोज हो गए। छठवां प्रश्न देखिए, छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। जो है प्रश्न के साथ कूट भी दिया गया है इसमें। यहाँ पर जो है 1857 की जो है क्रांति और उससे संबंधित नेता के बारे में दिया गया है, क्रांतिकारी। तो नाना साहब की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कानपुर से थे। नाना साहब कानपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई देखा जाए तो झांसी से थी। बहादुर शाह जफर की बात किया जाए तो जो है दिल्ली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला की बात किया जाए तो फैजाबाद थे से। सभी मिला देंगे इस तरह से आपका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही मिलान में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया बारदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं की महिलाएं इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। आप लोग एक्सप्लेन में इसको जरूर देखेंगे। देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर बारदौली सत्याग्रह के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों को लगान में 22% का वृद्धि कर दी थी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ था, देखते हैं। बूमफील्ड, ध्यान रखिए, बूमफील्ड एवं मैक्सवेल ने नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर जो है 6.03% कर दिया गया। आगे देखते, बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यह जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार यह पूछा जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर जो है देख लेते हैं, दिया गया है अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान 4 आय समूहों में विभाजित किया गया है। यानी अर्थव्यवस्था जो है 4 स्रोतों से देखा जाता है। पहला है निम्न आय, दूसरा है निम्न मध्यम आय, तीसरा है उच्च मध्यम आय और चौथा है उच्च आय। अब यहीं विश्व बैंक की बात हुई तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके कुल जो है 189 सदस्य हैं। यह जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोली का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जवाब है आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फार्मूला देखते हैं। अर्धगोली का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा 3πr²। इस पे मान रख देंगे, मान रख करके जो है डिवाइड कर देंगे तो आपका 1848 आ जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 1 = 0 मूलों की प्रकृति कैसी होगी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि a/b/c = 2/3/4 तो 1/a/b 1/c कितना होगा? तो तीनों को जो है 1/a 1/b 1/c कर देंगे तो 1/2 1/2 3 1/4 हो जाएगा। और जब बटा हो जाएगा तो इसको जो है तीनों का नीचे वाले का एलसीएम लिख देंगे, उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई करके काट देंगे तो 6/4/3 आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 38 34, फिर जो है खाली स्थान है +6 योग कितना होगा? जवाब हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा n/2a + n-1 × d। इस पे लगेगा। यहाँ पर जो है tn अंतिम पद है, n पदों की योग है, a आपका प्रथम संख्या है, d आपका दोनों संख्याओं का अंतर है। इस फार्मूले पे जो है रख देंगे, इस तरह से जो है पूरा आंसर आपका आ जाएगा। n = 10 आएगा। उसके बाद जब इसका मान रख देंगे और देखिए ट्रिक से निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, यानी n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, इस पे मान रख देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत में झूमी कृषि का एक आदिम रूप है जिसके बेबर या तहिया किस राज्य को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, बेबर या मसान और पेंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई सारे नाम है झूम खेती के। आगे दिया गया अन्य झूम खेती के प्रकार से संबंधित राज्य, यानी अलग अलग किस नामों से जाना जाता है। झूम नाम जो है पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जाना जाता है। बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है, जैसा कि पूछा गया था इसमें। आगे देखते हैं, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी जो है पश्चिमी घाट में कहा जाता है। कुमान या पामा डाबी उड़ीसा में होता है और वारली या वाल्टे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका नाम है। अगला प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नेवेली लिग्नाइट, जवाब हो जाएगा यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी से तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। इसका देख लेते हैं, यह जो है टर्सरी युगीन कोयले की सबसे प्रमुख क्षेत्र मकामू असम, नेवेली तमिलनाडु और पलना राजस्थान में सब जो है लिग्नाइट कोयला की खाने हैं। भारत में लिग्नाइट की सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में होने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं, प्रमुख कोयले की खान से संबंधित राज्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका, पश्चिम बंगाल रानीगंज में कोयला मिलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है आपका झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, ये सब क्षेत्रों में कोयला मिलता है ज़्यादा। छत्तीसगढ़ की अगर यहीं बात किया जाए तो यहाँ पर जो है टाटा पानी रामकोला में मिलता है। उड़ीसा के तलचर में जो है कोयले की खानें हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो सिंगरौली का क्षेत्र जो है यह कोयले की खानों के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली, ये भी जो है कोयले के लिए जाना जाता है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे हैं। इसमें दिया गया है, देश के प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयला की तृतीय या टर्सरी युग की चट्टानें मिलती हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी GAP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है 1985 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब गंगा एक्शन प्लान के बारे में कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है, गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण जो है 14 जनवरी 1986 को शुरू किया गया। अगला फैक्ट है, इसका उद्देश्य जो है जल अवरोध, डायवर्जन और घरेलू सीवेज उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है प्लेटीहेल्मिनीज का जो है गुण है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिनीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गीगेन बार ने 1899 ईस्वी में किया था। इस शब्द का अर्थ जो है चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो है रोगवाहक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर का, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जवाब हो जाएगा यह जो है बिहार के भागलपुर में है। ऑप्शन यहाँ से ए होगा, बिहार के भागलपुर में स्थित है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी से 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा, यानी गंगा नदी पर बना हुआ है। आगे है आपका, सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद कौन से बांध से संबंधित है। कृष्णा नदी जल विवाद, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है श्रीशैलम बांध से संबंधित है। डी ऑप्शन है श्रीशैलम बांध। इसके बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद श्रीशैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी।
अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी के बाद जो है कृष्णा का ही बारी आती है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, ध्यान रखिएगा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख नदियां हैं, सहायक। 19वां प्रश्न देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी पद के विशेष बल देने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? जवाब हो जाएगा, इसे जो है निपात कहते हैं। निपात के बारे में बार बार पूछा जाता है, निपात कहते हैं, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, निपात कहलाते हैं। हिंदी में अधिकांश निपाती शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं, जिनको वे विशिष्ट या बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा, अर्थात रमेश के अलावा कोई और किसी को नहीं मारा है, तो जो है ने ही जो दिया है निपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है यह निपात के उदाहरण। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का जवाब हो जाएगा सुधन आगत। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्या है, सुधन आगत, और जो है आपका स्वागत होता है। 21वां प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है? जवाब हो जाएगा 33% वन लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि का लगभग जो है 25.17% है। 21.76 वन आवरण है और 3.41 वृक्षावरण है। ये दोनों अलग अलग पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिर में सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन मैथ से दिया गया है, 12,000 की धनराशि 4 महीने के लिए 720 रुपए सरल ब्याज पर मिलती है, यानी साधारण ब्याज पर मिलती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18%। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, मूल धर गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस पे मान रख देंगे, साधारण ब्याज दिया ही है आपका, यहाँ पर साधारण ब्याज 720 दे दिया गया है। आर का मान पूछा है, बाकी सब कुछ दे दिया गया, तो 720 बराबर 40 आ जाएगा। आर बराबर 720 बटा 40 आ जाएगा 18%। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो है त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर AB और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A किसके बराबर होगा? तो जो है कोण A जो है 55 डिग्री के बराबर होगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर B का मान 70 दे दिया गया है, कोण A बराबर कोण C 0 डिग्री है, मतलब x का दिया गया है, तो यानी तीनों कोणों का मान 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। इसमें 2 दे दिएगा x, एक 70 दे देगा, तो x जोड़ देंगे, 2x बराबर इधर 70 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो x बराबर 110 बटा 2 यानी 55 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व के नाभिकीय प्रकृति क्या, प्रतीक क्या है? जवाब हो जाएगा आपका 18/40 AR होगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व का नाभिक का प्रतीक जो है 40 18 AR होता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या तथा उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के मौलिक गुण होता है, इसे जो है जेड से सूचित किया जाता है। देखते हैं, परमाणु संख्या जेड, नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या पी, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ई से प्रदर्शित करते हैं, या जेड बराबर पी बराबर ई होता है। अगला प्रश्न है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, इनमें से कौन है जो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है? जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा समूह जो है जंतु का सबसे बड़ा समूह होता है, आर्थ्रोपोडा। देखते हैं इसके बारे में, संघ आर्थ्रोपोडा को देख लेते हैं। पहले एनिलिटा और आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 ईस्वी में केटी वान सीबोल्ड ने एनिलिटा को इस समूह से अलग कर दिया, उन्हें जो है वर्म्स नाम दिया और शेष जंतुओं को आर्थ्रोपोडा नाम एक समूह में रखा गया। अगला फैक्ट दिया गया है यहाँ पर, श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीव को क्लोमों द्वारा
स्थलचर प्राणियों में, श्वास नलियाओं में, कोशिकाओं द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स से अलग होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण के बारे में देख लेते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलोडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अपमार्जक है पूछा गया है, अपमार्जक इनमें से क्या है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फेनिक लवक के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवक होते हैं, जिसे जो है अपमार्जक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना को जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम क्या है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले सेंधा नमक आता है, फिर बेकिंग सोडा, फिर धोने का सोडा, उसके बाद बुझा हुआ चूना आता है। देख लेते हैं, सेंधा नमक 7 से अधिक पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा NaHCO3 होता है, इसका पीएच मान 8.1 है। धोने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र जो है Na2CO3 होता है इंटू 10H2O, इसका पीएच मान 11 होता है। और बुझा हुआ चूना की अगर बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो है फार्मूला CaOH2 होता है, और इसका जो है पीएच मान 12.4 होता है। पीएच मान के स्तर पर ही रखना था बड़े करने के। अगला प्रश्न है, असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे वर्णित करता है। असमान गति, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया अम्ल करते हैं, अम्ल क्या करते हैं। जवाब हो जाएगा अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ से ए विकल्प सही होगा, नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, अम्ल कैसा होता है स्वाद में, तो इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। अब यहाँ कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं और किसमें पाया जाता है इसे दिया गया है, इसे देख लेते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। हार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और अन्य सिट्रिक फल में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दही में आपके पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में मिलता है। टर्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में मिलता है। कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में मिलता है। और मौलिक अम्ल जो है आपके सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। सबसे अधिक तन्य धातु पूछा गया है। जवाब हो जाएगा सोना होता है। विकल्प यहाँ से सी से होगा, सोना की तन्यता सबसे अधिक होती है। एक्सप्लेन देखते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी तन्यता इसकी होती है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को जो है आघातवर्धन कहते हैं। आघातवर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपनी आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। ठीक है ना, यह जो है इंपॉर्टेंट चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी कौन सी कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये जो है असंतृप्त और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं दोनों होती हैं। सी ऑप्शन से असंतृप्त और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा है निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। 35वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा इसका केवल पहला सही है, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह सही हो जाएगा।
यही निर्भय की अगर बात करते हैं तो निर्भय की एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है, यानी दोनों को संयुक्त रूप से बनाई जाती है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर और यह जो है 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो है मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, ब्रह्मोस। निर्भय मिसाइल को भी देख लेते हैं, आया है तो निर्भय मिसाइल के बारे में भी देख लेते हैं। निर्भय मिसाइल यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार उड़ीसा में बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में 12 मार्च 2023 को किया गया था, इसका निर्भय मिसाइल का। अब देखते हैं निसार क्या है। निसार क्या है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। निसार क्या है, एक रडार है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है, निसार। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क सेकंड नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते परिस्थितियों तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। अगला प्रश्न है, भारत की कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। जवाब हो जाएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह जो है इसका क्या है, विषय है, थीम है यानी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया। जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अमेरिका ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 75 वर्ष बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है। जवाब हो जाएगा यह जो है ग्रेटर काजीरंगा में हुई है। बी ऑप्शन से ग्रेटर काजीरंगा में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पहला बैच फिलीपींस को दिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इस चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की स्पैटली द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी। तो यह जो है बिहार के सुल्तानगंज से मिली थी। ऑप्शन सी से होगा सुल्तानगंज। देखते हैं इसके बारे में। तांबे की मूर्ति मिली थी 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से यह मूर्ति पाया गया था। कब, 1861 में ही मिला था। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा विदेश से भारत लाने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है। जवाब हो जाएगा 61.80% है। डी ऑप्शन है 61.80%। अब बिहार की जो है जनगणना यहीं से देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर 61.80%। इसमें से पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2 है और महिला 51.5% है, यानी महिलाओं का बहुत ही साक्षरता दर कम है।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, यहाँ पर 73.37 है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.88। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य जो है पूर्णिया है, जिला 59.06। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये भी रोहतास है, 62.97। यानी रोहतास जिले में सबसे अधिक पुरुष साक्षर और महिला साक्षर भी है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो सहरसा है, 41.48%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है, यह हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान भारत का भाग नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र जो है यह भारत का भाग नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माफ कीजिएगा, तराई तटीय मैदान का भाग नहीं है, तराई क्षेत्र भारत का भाग तो है, ये है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार, जवाब हो जाएगा पेरियार आपका जो है यहाँ से केरल में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व पाराकुलम टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यानी तुरंत मैसेज नहीं भेजता है। जवाब हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। वर्ड प्रोसेसर इंस्टेंट मैसेजिंग का जो है ऐप नहीं है। देखते हैं, गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करते हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। गूगल हैशटैग के जरिए कॉल, वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंगआउट्स फॉर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। ये जो है फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, काला जार बीमारी के रोगाणु कौन से हैं? काला जार, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिस्मेनिया है। ई ऑप्शन होगा लिस्मेनिया। देख लेते हैं इसके फैक्ट। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग के प्रभावित होने का वाला अंग अस्थिमज्जा है। कालाजार से क्या होता है? अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। इस रोग के वाहक बालू मक्खी है। यहाँ पर कुछ परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग दिए गए, इसे भी देख लेते हैं। जैसे मलेरिया जो है प्लाइजोडियम के कारण होता है। पायरिया की बात करते हैं, एंटी अमीबा जिनवेंसिस के कारण होता है। सोने की बीमारी जो होती है वह ट्रिपनेसोसिम गोविनियंस के कारण होता है। और पेचिस जो है एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होती है। यह सब जो है कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनसे जो है रोग होते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इसमें से समसूत्री विभाजन कौन सा विभाजन पूछा गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से होगा। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत जो है समसूत्री विभाजन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रदरफोर्ड का अम्ल कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है परमाणुवीय नाभिक के लिए होता है। ये ऑप्शन यहाँ से होगा, परमाणुवीय नाभिक के लिए होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाया था। इस प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड को नाभिक की भौतिक का जनक कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पट्टचित्र जो है यह बिहार का नहीं है। बाकी खटवा, सुजनी, मधुबनी ये सब बिहार के हैं। जवाब हो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, दिया है योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यह जो है आपका पोसेसिव प्रोनाउन का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं यू अगर रहता तो जो है पर्सनल प्रोनाउन होता। योर है तो आपका जो है पोसेसिव एडजेक्टिव होता। यहाँ अगर योर्स है तो पोसेसिव प्रोनाउन का हो जाएगा। तो ये जो है इसे। अगला प्रश्न में खाली स्थान भरना है। दिया है देयर वेयर 6 लेजी बॉय एंड 4 इंडस्ट्रियज इन आवर क्लास, तो इसमें क्या भरेंगे? तो यहाँ इसमें जो है 1 भरेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 1 भरेंगे। अगले 3-4 क्वेश्चन गद्यांश थे। हिंदी गद्यांश तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हर बार गद्यांश से अलग अलग प्रश्न आते हैं, तो गद्यांश को
बताना हो तब टाइम की बर्बादी है। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है, बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ जो है यह बिहार में नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें देश भर के भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जगहों को जोड़ते हेतु सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल कौन कौन से हैं, इसे देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। जैसे बोध गया है बिहार का, राजगीर है बिहार का, वैशाली है बिहार का, कहलगांव बिहार का, पटना है बिहार का, सारनाथ उत्तर प्रदेश का है, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश का है, पिपराहवा उत्तर प्रदेश, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और संकिसा जो है उत्तर प्रदेश। यहीं पर जो है सारनाथ दिया था, तो यह जो उत्तर प्रदेश का है, ना कि बिहार का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जवाब है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जिसे जो है पहले था अब हटा दिया गया है। अब इसके बारे में देखना जरूरी हो जाता है। जैसे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को से मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी जो है संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में है। आगे देखते हैं। वर्तमान में हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-26, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह जो है आपके मौलिक अधिकार हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? यह दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। जहां सदन की संख्या 40-40 है, वहां अधिकतम 12 सदस्य होंगे, यानी 40-40 है तो 12 सदस्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में जो है ध्वनि का चाल नहीं होती है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ने से उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जो है प्रश्न अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है यहाँ पर, एक गतिमान वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 4 दिए गए हैं। पहला है, यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता तो इसके वेग भी परिवर्तित होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। दूसरा है, यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तो इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। तीसरा है, यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या न हो, किंतु इसमें के त्वरण में भी होगा। चौथा है, यदि इसके चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका वेग स्थिर रहता है। यह जो है 4 कथन दिए गए हैं। पूछा गया इसमें से कौन सा सही है? इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा कथन सही है। सी ऑप्शन से तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्स का उपयोग कंप्यूटर के किस क्षेत्र में किया जाता है? इसमें यह का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी फोर्स का प्रयोग जो है कंप्यूटर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो है यह का जो है पूर्ण रूप पूछा गया है। यह का मतलब पूछा जाएगा। यह का मतलब आपका फ्री होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। यह का मतलब क्या हो फ्री होता है। देखते हैं इसका फुल फॉर्म देखा जाए फोर्स का होता है फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फोर्स वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को इसके चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 92,02,57 माफ कीजिए 9,22,057 है। 0.51 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? जवाब हो जाएगा कांवर झील है। कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। देख लेते हैं इसके बारे में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्जन के प्रभाव के कारण निर्मित हुई है। आगे देखते हैं वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। पहला कांवर झील, दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है कटकी पक्षी अभ्यारण्य। रामसर एक ईरानी शहर है जहां 1971 में आर्द्र भूमि और उसके नाजुक परिस्थितियों तंत्र की रक्षा के उपयोग हेतु कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अगस्त 2011 में किया गया था। अगस्त 2011 में किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। यह कानून बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, जाति चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय सरकार की तरफ से कौन सी करेंसी नोट जारी करता है? जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। इसमें देखते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है जिसे 1957 में अपनाया गया था। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 200 करोड़ रुपए रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य स्वर्ण तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिलता है? जवाब हो जाएगा श्रमिकों को जो है उचित हिस्सा नहीं मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा श्रमिकों। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपनाया है? जवाब हो जाएगा यह जो है चीन अपनाया है। सी ऑप्शन से चीन अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को किससे सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा इन्हें जो है 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ऑप्शन सी जगह पद्मश्री अवार्ड मिला है। देख लेते हैं इसके बारे में। मिथिला और गोदान पेंटिंग विद्या की सिद्धहस्त कलाकार लहेरिया गंज मधुबनी की दंपति शांति देवी एवं शिवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्र पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसकी कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। अगला प्रश्न है कूट दिया गया है मिलाना है, ठीक से देख लेंगे। इसमें दिया गया है आपका दिए गए कूटों का सही विकल्प चुनिए। पहला दिया यह संघ सूची और समवर्ती सूची की स्वीकृति देता कौन? दिया गया है निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? दूसरा है
यह आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देता है। तीसरा, यह प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देता है। और चौथा है, यह संवैधानिक संशोधन को पारित करता है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है केवल दूसरा और चौथा सही है, डी ऑप्शन है, केवल दूसरा चौथा, यानी यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देता है और दूसरा जो है यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? जवाब है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसके फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75-74 देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायक एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। यह जो है अनुच्छेद 74 में कहा गया है। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्लीज यहाँ तक जो लोग भी जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग से निवेदन है। और जो भी लोग आ रहे हैं आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। प्रश्न दिया गया है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कीकट नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, कीकट। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये थे आपके सुभद्र। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। देखते हैं, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शूर्कमाद्य भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि थे। देख लेते हैं, कृष्णदेव राय के शासन विजयनगर के साहित्य के क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि रहे थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनके दरबार में जो है मनुचरित्र हैं। कृष्णदेव राय के स्वयं एक उत्कृष्ट कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? आमुक्तमाल्य थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला एवं निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उनके नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान कवि इनमें से कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो जो है हिंदी और जो है फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान कवि थे। अगला प्रश्न दिया गया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब हो जाएगा लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे उस समय। बी ऑप्शन से लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके पामस्टन। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, पामस्टन थे। देखिए एक्सप्लेन में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो आप लोग जो है आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल गजट, साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। आगे दिया गया है, इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्ध दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम एवं गवर्नर जनरल था तब 1823 में उन्होंने भारतीय प्रेस का पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। आगे देखते हैं, लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये का जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीय द्वारा संपादित उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था।
इसी कारण राजा राम मोहन राय के साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहां पर हराया था? जवाब हो जाएगा पोलीलूर में हराया था। बी ऑप्शन सही होगा, पोलीलूर में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टाकी कौन सी थी? जवाब हो जाएगा यह था आला मारा। ऑप्शन यहाँ से 20 होगा, कौन था? आला मारा। इसके बारे में देख लेते हैं। 14 मार्च 1931 को शनिवार के दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आदर्शित ईरानी निर्देशित आला मारा रिलीज हुई। ये भारत की पहली बोलती फिल्म टाकी थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। बी आपका सही जवाब में आता है। दिया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है? जवाब है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 32 के तहत होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट बंदी जारी किए जाते हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षा, ये सब निकाले जाते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय 32 अनुच्छेद के तहत करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत करता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? जवाब है भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न में दिया गया है 800 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न, सीधे फार्मूले पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा 3390.625 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। यह फार्मूला पे सीधे सीधे रखा जाएगा, जो है P बराबर 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर n-1। इस फार्मूले पे रखेंगे तो आपका जो है सीधे सीधे काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। आगे आपका जो है रीजनिंग का प्रश्न है। दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए सी है, फिर ई है, फिर एच है, जे है, एम है, ओ है, आर है, फिर आएगा। यानी जो है देखिए एक में आपको 2 जोड़ा गया है, सी में 2 जोड़ा गया तो ई हो गया है, डी छोड़ के ई में 3 जोड़ा गया तो एच हुआ, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस तरह से 2 3 2 3 जोड़ा गया है। तो यानी एक में 2, एक में 3, 2 जोड़ा गया है आर में, तो उसमें 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15% वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें जो है विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी जो है सीपी आपका 15 है और एसपी आपका 20 है। तो इसमें जो है सीपी बटा एसपी हो जाएगा, काट देंगे 4/3 हो जाएगा। तो 4 - 3 अपन 4 मल्टीप्लाई 100 जब काट देंगे 25% आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। 25% का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में एम में CHINE को N5XS3M4 कहा के रूप में लिखा जाता है तो PREDICT के रूप में उस भाषा में कैसे लिखेंगे? जवाब हो जाएगा इसे जो है KI4W3XG लिखेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से इसका जो है कूट देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष तक वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 6300 दे है तो धनराशि बताइए। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे दी गई है, मूलधन पूछा गया है, यानी पी का मान निकालना है। सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ से सी आ जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा, 30,000 रुपये। अगला प्रश्न है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमती तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी। जवाब है तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी। सी ऑप्शन सही है, वार्षिक आय क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। जवाब है ऑप्शन बी 1948 में की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दी गई थी औद्योगिक नीति की घोषणा। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। 96 नंबर प्रश्न दिया गया है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जवाब हो जाएगा यह जो है दुग्ध आपूर्तन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। देखते हैं ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत जो है 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सब आप बचेगा आपका ऑप्शन सी गंगा नदी। यहाँ पर कुछ नदियों की लंबाई और नदियाँ उनकी लंबाई दी गई, इसे भी देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी लंबी नदी हो जाती है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा आपका 1312 किलोमीटर और महानदी 851 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन किस तरह से रोका जा सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वनारोपण, यानी वृक्ष वन लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देख लेते हैं मृदा संरक्षण के अंतर्गत सभी उपाय सम्मिलित जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखने से हैं। मृदा अपरदन रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस तरह हैं, जैसे वृक्षारोपण या सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समुच्छीकृत कृषि। अगला है अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि को रोक लगाना और मेड़बंदी, इन सबसे जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वेटिक दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव वर्ब है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इट्स टाइम टू डू द वर्क। इसका जो है वॉइस चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस में बताना है। जवाब हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हमने जो है तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर कंटिन्यू करवाइएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।